Dear friends, welcome back to our YouTube channel Learners Square. So लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टेलर्स थ्योरम क्या होता है। तो टेलर्स थ्योरम के साथ ही हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था पहली यूनिट का वो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट पे आएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ओके, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिस्कस करेंगे। और जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सीखेंगे कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की लिमिट क्या होती है, फिर वही कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एंड देन उस वो डिफरेंशिएबल कब होता है, फिर दो वेरिएबल के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है। यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अब, जिस जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसी के अंदर सारी डेफिनेशन पहले हम समझेंगे और फिर समझेंगे कि क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या पढ़ने चले, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये पढ़ने के लिए पहले हम समझेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक ये रेक्टेंगल है। ठीक है, एक ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ मान लो x, इसकी विड्थ मान लो कितना y। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, x इंटू वाई होगा। समझ आया कि नहीं? यानी कि क्या होगा, आप x में और y में जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे एरिया बदलता जाएगा, है ना। मान लो हमने एक ऐसा एक क्या किया, एक टेबल फॉर्म कर लिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक टेबल फॉर्म कर लिया और इसी में क्या करते हैं, यहाँ से एक पार्ट ये हो गया और एक और पार्ट इसमें ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देखते हैं। एक हमने ले लिया क्या इसमें, एक ले लिया लेंथ, एक ले लिया विड्थ और एक ले लिया एरिया। लेंथ कितना है x है और विड्थ कितना है y। आप अगर 1 लोगे, 2 लोगे या 1 ही लोगे तो ये कितना आएगा 1। यहाँ पे 2 लोगे, यहाँ 3 लोगे, कितना आ जाएगा 6। यहाँ 7 लोगे, यहाँ 3 लोगे, कितना आ जाएगा 21। यहाँ 5 लोगे, यहाँ 4 लोगे, कितना आ जाएगा 20। यानी कि जैसे जैसे आप ये x और y बदल रहे हो वैसे वैसे ये एरिया बदलता जा रहा है। ठीक है, यानी कि एरिया कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। या आपने एक और पढ़ा होगा कि ये जो आर स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि आप एक्स और वाई दो चीजें जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आर स्क्वायर भी चेंज होगा। यानी कि इस चाहे इस फंक्शन को देखें चाहे इस फंक्शन को देखें, ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना। तो हमने पहले क्या समझा था कि अगर f ऑफ x ऐसा ऐसा समझा था, y इक्वल्स टू f ऑफ x समझा था। तो y इक्वल्स टू f ऑफ x क्या था, ये पूरा का पूरा x पे डिपेंड था। जैसे मान लो y इक्वल्स टू मैंने लिया 2x प्लस 3, तो ये जो फंक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। आप जैसे जैसे x बदलते जाओगे वैसे वैसे y बदलता जाएगा। तो यहाँ पे हमने x को नाम दिया था, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y को क्या बोला था हमने कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जैसे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा, क्या होता है, x इंटू वाई होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये भी क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, जैसे इसमें एक दो हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे फंक्शंस को हम क्या नाम देंगे, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल या फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। अगर तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। तो इसका मतलब ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है कौन, ए। तो ए को यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आया कि नहीं। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे सारे फंक्शन जो एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है वो बोलेंगे फंक्शन ऑफ वेरिएबल मोर देन वन। या हम ऐसा बोल सकते हैं दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इन टू वेरिएबल। क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इन टू वेरिएबल। जैसे हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, मान लेते हैं
कि लेट कैपिटल जेड बी ए सिंबल, ठीक है, सिंबल which has an which एक मिनट, इरेजर तो वर्क नहीं कर रहा, यहाँ से लेना पड़ेगा। तो क्या आ गया कि Z be a symbol which has an unique, क्या, an unique definite value for each pair of values x and y, then Z is said to be a function of two independent variable x and y, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसके आगे लिख लेते हैं इट इज डिनोटेड बाय z इक्वल्स टू कितना, z, और या ऐसा z में ना लिखें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, z में ना लिखें तो इसको कैसा लिख सकते हैं, z में ना लिखे तो इस वजह से लिख सकते हैं f ऑफ x और y कॉमा y, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिनोट करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। या हम और भी नोटेशन लिख सकते हैं, हम फाई लिख दें, एक्स वाई लिख दें, हम साई लिख दें, एक्स वाई लिख दें, जी लिख दें, एक्स वाई लिख दें, ठीक है। ऐसे कोई भी नोटेशन लिख सकते हैं। मतलब सबका वही रहेगा कि अगर हम क्या करें, जो फंक्शन है हमारा वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एक यूनिक वैल्यू में प्रोवाइड करता है, दैट फंक्शन इज नोन एज फंक्शन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, आगे की डेफिनेशन समझते हैं। तो अब क्या होगा भाई, दो तरह के वेरिएबल हैं, तब हम इसका लिमिट की बात कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें भाई इसकी लिमिट क्या होगी, तो लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिमिट देखो ऐसे डिफाइन करेंगे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ठीक है। अभी ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं भाई, समझते हैं क्या। अब देखो दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल था तो हम एक लाइन पे मूव करते थे, समझ आया कि नहीं। अब हमारे पास दो वेरिएबल है तो हम किस पे मूव करेंगे, प्लेन पे, ठीक है। यानी कि अभी तक हमारे पास एक रियल लाइन थी, अब हमारे पास दो रियल लाइन हो गई, यानी कि अब हम कहाँ पे मूव करेंगे, आर क्रॉस आर में मूव करेंगे, समझ आया कि नहीं। यानी कि हम आर स्क्वायर में मूव करेंगे, समझ आया। अभी तक हमारे पास लाइन होती थी, अब हमारे पास क्या रहेगा, एक प्लेन रहेगा, समझ आया कि नहीं। अब क्या रहेगा, हमारे पास एक प्लेन रहेगा। तो क्या कैसे डेफिनेशन बनेगी, क्या डेफिनेशन बनेगी हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, तो देखो क्या क्या डेफिनेशन बनती है हमारे पास। मान लो भाई कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लिया, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ ऑफ एक्स वाई है ना, दो वेरिएबल है ना, एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन, एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन defined in a domain D which is subset of R square, रियल नंबर के सेट के स्क्वायर का सबसेट है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड इसके साथ ये मान लेते हैं, कहेंगे द
रियल नंबर भी बोल सकते हैं। द रियल नंबर L is said to is said is said to be the limit of फंक्शन जो हमारा फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, फंक्शन एफ वाई एज एक्स वाई जो है ये टेंड करे किसी वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, मान लो एक्स नॉट और वाई नॉट। जैसे जैसे एक्स वाई किधर टेंड करेगा, एक्स एक्स नॉट और वाई नॉट के लिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, ठीक है, such that modulus of f of x y minus L is less than epsilon whenever modulus of x minus x naught is less than del, और इसके साथ साथ modulus of y minus y naught is less than del, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया। अब अगर देखो इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये मॉडुलस सॉल्व करोगे, ये मॉडुलस सॉल्व करोगे, कैसी वैल्यू मिलेगी, एक रेक्टेंगुलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर नेबरहुड भी बोलते हैं कभी कभी। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फंक्शन की लिमिट को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसा डिफाइन कर सकते हैं कि हम दोनों लिमिट साथ साथ अप्लाई कर दे। कैसे, एफ ऑफ एक्स वाई है, इस पे लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट और वाई टेंड्स टू वाई नॉट, और ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, एल के इक्वल आ जाए, तब भी हम बोलेंगे ये क्या है, लिमिट, किसकी लिमिट है, किसकी लिमिट है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई की, कहाँ पे, एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे। भाई दो वेरिएबल है तब हमारे पास कैसी वैल्यू चलेंगी, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में चलेगी, यानी कि एक्स और वाई जैसे जैसे टेंड करती किसकी तरफ, एक्स नॉट और वाई नॉट की, वैसे वैसे जो एफ एक्स वाई है किधर टेंड करेगा, किधर टेंड करेगा, एल पे टेंड करेगा, तो एल क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा, किसकी लिमिट कहलाएगा, फंक्शन जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, ये ज्यादा बेटर है। इसके आगे चलते भाई समझते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। यहीं पे कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब ये क्या होता है, जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे एल की वैल्यू आई, ऐसे सेम टू सेम क्या करें, ये जो इतनी चीजें हैं, ये जो इतनी चीजें हैं, अगर हम सेम टू सेम ये इतनी ले लें, सिलेक्ट नहीं होगा यार, थोड़ा स्लो चल रहा है, चल कोई बात नहीं, अब लेते हैं 1 मिनट। हाँ, सीख रहे हैं नया नया, है ना, साथ साथ। तो देखो क्या सीख लिया मैंने, यहाँ पे प्रेस किया और इस पूरे को लाके मैं यहाँ पे ऐसा कैसा लिख सकता हूँ, देखो कितना बढ़िया हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ से मैं कुछ डिलीट करना चाहूँ, ये ऐसे तो डिलीट कर भी कर सकता हूँ, ये डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट कर सकता हूँ, ये भी पूरा डिलीट कर सकता हूँ जो लेके आया हूँ अभी, तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा ये, है ना। इसको वापस लाना है, ये वापस आ गया, तो ये कुछ कुछ चीजें सीखते भी रहना चाहिए, है ना। अभी भी पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये डिफाइन करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो कैसे डिफाइन होगा, मान लेते हैं कि लेट जो एफ एक्स वाई है ये कोई फंक्शन बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन डिफाइंड इन ए डोमेन defined in a domain D which is subset of set of real number, square of real number, okay. Then
ठीक है, डिफाइंड ऑन this, then f of x y is said to be continuous in at किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी होती है ना, at continuous at x naught y naught if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of f of x y minus f of x naught y naught is less than epsilon whenever modulus of x minus x naught is less than del, modulus of y minus y naught is less than del। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। किस पॉइंट पे, x नॉट और y नॉट पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिफाइन किया जा सकता है। वैसे जनरली क्या होता है, फंक्शन की जो कंटिन्यूटी होती है वो हम लिमिट के हिसाब से निकालते हैं। जैसे हमने लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पे एक पढ़ी है, ये एक डेफिनेशन है। अब जब हमारे पास फंक्शन इन टू वेरिएबल होता है, जब हमारे पास फंक्शन इन टू वेरिएबल होता है तो क्या होता है पता है कि हम ये लिमिट कैसे करते हैं पता, यहाँ पे हम कोई पाथ सिलेक्ट करते हैं। कैसे, जैसे मान लो हम टू वेरिएबल में है तो एक पॉइंट मान लो ये a है और एक पॉइंट यहाँ पे मान लो ये b। जब हम फंक्शन इन वन वेरिएबल में थे तो क्या था कि जैसे ऐसा फंक्शन डिफाइन है तो हम लिमिट पता करने के लिए इस यहाँ मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हम इस रास्ते से जाते थे और इधर से कोई पॉइंट सेलेक्ट करते थे जिसे हम a प्लस एच बोलते थे और इसे बोलते थे a माइनस एच और इस पॉइंट को बोलते थे। तो हम या तो लेफ्ट साइड से जाते थे यानी छोटी वैल्यू से जाते थे या तो हम बड़ी वैल्यू से जाते थे। इधर से जाते थे जिसे बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर से जाते थे जिसे बोलते थे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, हमारे पास यही इसी कर्व पे रास्ता था। लेकिन अब हमारे पास फंक्शन इन टू वेरिएबल है तो हमारे पास क्या पूरा प्लेन है, मतलब यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए एक ये रास्ता तो है ही सही, लेकिन हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं और हम कोई दूसरा शेप बनाते हुए भी जा सकते हैं। तो अब ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं तो हम लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक पाथ सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम जा रहे हैं y इक्वल्स टू एम एक्स वाले रास्ते से, फिर हम y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाला रास्ता सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम रास्ता अलग अलग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसकी हेल्प से ये जो दो वेरिएबल की लिमिट है उसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं और देन हम फाइंड करते हैं लिमिट। अगर दोनों पाथ से लिमिट फाइंड करते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, सेम आती है तो एग्जिस्ट कर जाती है, सेम नहीं आती तो एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर सेम आने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। समझ आया कि नहीं, है ना। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो क्या होना चाहिए, देखो अब हम इसके आगे चलते हैं। ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि अगर हम कहाँ हैं, हम एक प्लेन में हैं यानी फंक्शन इन टू वेरिएबल में है, यानी कि हम एक प्लेन में हैं। और अगर हम एक प्लेन में हैं तो फिर क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे रास्ते होंगे जो है लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका ये है क्या, प्रूफ फाइंड आउट करने के लिए, कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए। एक और मेथड की अगर बात करें कंटिन्यूटी बताने के लिए तो उसमें ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है, जो कि डिफाइन है किसी डोमेन डी पे और ये डोमेन डी किसका सबसेट है, आर स्क्वायर का सबसेट है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई ये कंटिन्यूअस कहलाता है। उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, किसी पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट पे। उसके लिए क्या होगा, कुछ कंडीशन होगी। कौन कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन ये होगी कि जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये क्या होना चाहिए, ये डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होना चाहिए कहाँ पर, एक्स नॉट और वाई नॉट पे। समझ आया कि नहीं, एक्स नॉट वाई नॉट पे ये डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए यहाँ पे हमारे पास कि अगर हम लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट कौन सी, x टेंड्स टू y x नॉट एंड y टेंड्स टू y नॉट। किसकी लिमिट, f ऑफ x नॉट, सॉरी x एंड y की। ये लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए।
ठीक है। और तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो लिमिट हम निकाल रहे हैं x टेंड्स टू x नॉट एंड y टेंड्स टू y नॉट f ऑफ x और y, ये इक्वल टू आना चाहिए फंक्शन की वैल्यू के, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो। ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन को x नॉट y नॉट पे क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है। अब किसी लिमिट के एग्जिस्ट होने का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन वहां पे डिफाइन हो रहा है, मतलब उस वो लिमिट जो है उस पे इनफाइनाइट नहीं हो रही है और वो लिमिट यूनिक है। ठीक है। क्या क्या नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए और बदल बदल के नहीं आना चाहिए। लिमिट क्या आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए। लिमिट हमेशा किसी फंक्शन की क्या होती है, किसी पॉइंट पे यूनिक होती है। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूटी और लिमिट का अभी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हमें कंटिन्यूटी और लिमिट पढ़ना है। हमें बेसिकली स्टडी करना है क्या, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड जो है हमें वर्क करना है। लेकिन अब कंटिन्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसकी कंटिन्यूटी पढ़ना, लिमिट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट का ही तो पार्ट है। ठीक है। अब चलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। अभी तक जो आपने डिफरेंशिएशन करा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही रहेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, अलग होगा। क्या समझना में, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है भाई, तो देखो अभी तक हम क्या करते थे, पढ़ते थे फंक्शन इन वन वेरिएबल, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता था, और इसका जब डिफरेंशिएशन करने जाते थे तो हम कहते थे इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ प्राइम ऑफ सी, ये क्या करते थे, ये आप पता करते थे एफ, यहाँ लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस h माइनस एफ ऑफ सी अपॉन h, ये लिमिट फाइंड आउट करते थे और डेरिवेटिव आ जाता था, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल था। लेकिन अब जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं वो दो वेरिएबल का पढ़ रहे हैं, कितने वेरिएबल का पढ़ रहे हैं, दो वेरिएबल का। तो देखो इसी से हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, जनरली हम यही नोटेशन देते हैं। ठीक है, फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव होगा इसका जो डेरिवेटिव होगा भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये x भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये y भी है, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव होता है वो x के रिस्पेक्ट में भी निकलेगा और y के रिस्पेक्ट में भी निकलेगा। क्या, x के रिस्पेक्ट में भी निकलेगा और y के रिस्पेक्ट में भी निकलेगा। तो इसका इसके डेरिवेटिव को इसलिए हम बोलते हैं क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं या पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे द पार्शियल, क्या बोलेंगे, द पार्शियल the partial the partial derivative या हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। विथ, अब देखो x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x is denoted by किससे डिनोट करते हैं, देखो क्या नोटेशन भी याद रखना आपको, डेल z बाय डेल x, ये लिखे, या फिर हम इसे डिनोट करते हैं डेल f बाय डेल x से, या हम इसे डिनोट करते हैं f और सफिक्स में लिख देते हैं x, या हम लिखते हैं और कैपिटल D यहाँ सफिक्स में x और इसके आगे फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है। ये कुछ नोटेशन होते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के। ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन अगर आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, y को वेरिएबल हम अज्यूम नहीं करेंगे। ध्यान देना, देखो जैसे हमारे पास y रहता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, तो इसका डिफरेंशिएशन को हम क्या लिखते हैं, dy बाय dx।
लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पे y है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में होते हैं तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावा कोई भी वेरिएबल हो उसको हम ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। तो देखो डिफाइन कैसे होगा ये, डिफाइन कैसे होगा, यानी कि डेल जेड बाय डेल एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h y और माइनस f ऑफ x y और होल अपॉन कितना h। इस तरह से डिनोट करेंगे हम किसका, x के रिस्पेक्ट में इसके डेरिवेटिव को। तो ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, ऐसे ही इसका क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे यही चीज हम लिख देंगे कि ये देखो ये अभी जो सीखा था उसका फायदा होगा कि नहीं होगा, मुझे होगा ना, ये इसको गा के यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ऐसा। और यहाँ पे द पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की जगह देखो एक काम और, ये सब कुछ सीखने का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। ये देखो ये इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स की जगह पे क्या लिख दिया वाई, और इसके आगे लिख दूंगा इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं बताओ, ये आएगा डेल जेड बाय डेल वाई या फिर डेल एफ बाय डेल वाई या फिर एफ लिखेंगे सफिक्स में y या फिर डी लिखेंगे सफिक्स में y और यहाँ क्या लिख देंगे f। तो ये सारे नोटेशन हो गए। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे डेल z बाय डेल y एंड यहाँ लिख दो एंड डिफाइंड बाय, क्या होगा बताओ, इस बार लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ x y प्लस के माइनस एफ ऑफ कितना एक्स वाई होल अपॉन कितना के, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बन गई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की, ये डिफरेंशिएशन बन गई वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की, ठीक है। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई क्या होगा, वाई ट्रीट करेगा एज ए कांस्टेंट, कैसा ट्रीट करेंगे वो कांस्टेंट। और जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो जो एक्स रहेगा वो ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ओके। अब अगर इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं तो देखो क्या होगा, हायर डेरिवेटिव आएगा भाई, जैसे वहां डी वाई बाई डी एक्स आता था वैसे यहाँ पे भी होगा। तो देखो हायर डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं भाई डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, तो इसका मतलब क्या होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ कितना कितना, वही डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है। ऐसे ही डेल थ्री जेड बाई डेल एक्स थ्री, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सेम ऐसे ही डेल टू जेड बाय डेल वाई टू होगा, ऐसे ही डेल टू जेड बाय डेल एक्स और डेल वाई होगा। इस तरीके से डिफाइन होगा सारी चीजें, ठीक है। और अगर इन सब की डेफिनेशन देखें, जैसे कि हम डेफिनेशन देखें डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू की, तो ये क्या है डेल बाय डेल एक्स ऑफ व्हाट डेल जेड, del by del x of what del z by del x, है ना, यही तो डिफाइन किया है। और इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं डेल बाय डेल एक्स, और अगर हम फंक्शन के फॉर्म में इसे लिखते क्या लिखते हैं एफ और सफिक्स में कितना एक्स, और इसे एक्स के रिस्पेक्ट में है चाहे तो यहाँ पे एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं क्या आएगा, फिर से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f सफिक्स में x और कितना x प्लस h और यहाँ पे कितना y माइनस में कितना एफ एक्स सफिक्स में और एक्स वाई और होल अपॉन कितना h, इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही डेल टू जेड बाय डेल वाई टू कैसे डिफाइन होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ k और कितना x कांस्टेंट y प्लस के माइनस एफ एक्स और कितना यहाँ पे x, ठीक है, और कितना x और y और अपॉन में कितना k, ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। ऐसे थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस देखो ध्यान ये यही रखना है आपको कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो y कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x कांस्टेंट होगा,
जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एक कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव अपन निकालते हैं। तो जैसे मान लो हमने एक फंक्शन ले लिया, लेट जेड इक्वल टू, मान लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड कितना, एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई। तो देखो ये कितना आएगा, मुझे पता है ये कितना आएगा, 2 × z आएगा। चलो फाइंड की जगह पे यहाँ पे क्या कर देते हैं, फाइंड, ओ ये नहीं, ये काम करते हैं, फाइंड की जगह पे क्या कर देते हैं, टू प्रूव दैट, क्या कर देते हैं, प्रूव दैट, इसी के आगे प्रूव दैट, ये आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, z इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो सारी चीजें वही लगेंगी, x की पावर n का डिफरेंशियल वही होगा, x रेस्ट टू पावर n-1, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अगर आप डेल z बाई डेल एक्स पता करने जाते हो तो कितना आएगा, 2x, y कांस्टेंट, y का डिफरेंशियल मत कर देना, नहीं तो लिख दो dy बाई dx, ठीक है। ऐसे ही डेल z बाई डेल y कितना होगा, कितना होगा, 2y। देयरफॉर अगर आप x डेल z बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल z बाई डेल वाई लिखेंगे तो कितना आएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। इसका मतलब 2 कॉमन हो गया, x स्क्वायर प्लस कितना आएगा, y स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 2 × z। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, डिस्कस करते हैं भाई। जैसे मान लो आपको एक और फंक्शन दिया गया, ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा दिया, ई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया ऐसा, कैसा क्वेश्चन ले लिया कि जो है हमारे पास कोई फंक्शन है ऐसा, ठीक है, और वो फंक्शन कैसा है, u इक्वल्स टू दे दिया e रेज टू एक्स वाई जेड, और हमें बोल दिया कि प्रूफ करके बताओ, TPT मीन्स दैट टू प्रूफ दैट, ओके। हमें प्रूफ करके बताना है डेल 3u बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1 प्लस 3xy z प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इन सभी के साथ में कॉमन e रेज टू कितना, वही एक्स वाई जेड, ये हमें प्रूफ करके बताना। ठीक है, देखो u फंक्शन है जो कि 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशियल कैसा होगा, पार्शियल होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे कहीं पे ऐसा लिखा डेल डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, यही काम, यही मतलब है। तो फटाफट इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं भाई। तो जैसे हमारे पास ये गिवन है u इक्वल्स टू e रेज टू x है, y है और z। मान लो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं z के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, डेल u बाय डेल z इक्वल्स टू कितना आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे पहले तो e की पावर एक्स वाई जेड ही आ जाएगा, फिर जेड का इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, एक्स और वाई आएगा। ठीक है, फिर इसके आगे चलेंगे डेल टू यू बाय डेल वाई और डेल जेड, मतलब अभी जितना था उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डेल बाय डेल वाई ऑफ कितना, डेल यू बाय डेल जेड, ऐसा। यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ कितना, ये जो वैल्यू आई है एक्स वाई के साथ में e रेज टू एक्स वाई जेड, ऐसा। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा x और e रेज टू एक्स वाई जेड बच जाएगा पूरा। और प्लस जब एक्स वाई छूटेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो e की पावर एक्स वाई जेड तो ऐसा ही आ जाएगा, फिर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आ जाएगा, x इंटू जेड आ जाएगा। यानी कि अब इसको सॉल्व करने चाहोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास x को बाहर ही रख लो, प्लस नहीं e की पावर एक्स वाई जेड को बाहर ही कर दो, तो कितना आएगा आपके पास, देखो x और x कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर और z, और इन सभी के साथ में क्या आएगा आपके पास बताओ, e रेज टू एक्स वाई जेड। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका मतलब क्या आएगा, डेल 3u अपॉन में डेल x डेल y और डेल z, और ये क्वेश्चन कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डेल बाय डेल z ऑफ कितना, x प्लस एक्स स्क्वायर z, और इस पूरे के साथ में कितना है, e रेज टू एक्स वाई जेड। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन को, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, प्लस
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2xz आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में कितना आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा e⁻x⁴z प्लस ये छूटेगा क्या x प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये छूटेगा। e की पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशियल होगा, कितना आ जाएगा e⁻x⁴z, तो ऐसा ही। और yz छूटेगा तो कितना बचेगा आपके पास, y और z दोनों छूटेगा तो कितना बचेगा, सॉरी x का डिफरेंशियल 1 तो कितना बचेगा y इंटू जेड बचेगा। यहाँ कुछ मिस किया गया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल तो x z, देखो यहाँ पे y है, y भूल गया हूँ तो यहाँ पे y और यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी इसके साथ में y। तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, है ना, नहीं तो आंसर ही नहीं आता यार। सही समय पे याद आ गया, यहाँ पे y और z और e⁻x⁴z और x का डिफरेंशियल हुआ तो एक y और z बचा। तो देखो e की पावर x⁴z तो अभी भी कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा प्लस में 2 और xz बचा, प्लस में यहाँ से कितना बचा भाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो कितना आएगा x y और z, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, y का y में होगा तो y स्क्वायर आएगा, z का होगा z स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो आई थिंक हमारा आंसर आ गया e⁻x⁴z और कितना 1 प्लस 2 और 1 कितना होगा 3xyz और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते, तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन हमारे पास u जो कि डिफाइन होता है f ऑफ x अपॉन वाई से। तो आपको प्रूफ करके बताना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करके बताना है आपको कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू कितना 0। तो देखो हम पता करते हैं भाई डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, f का डिफरेंशियल f प्राइम ऑफ x अपॉन वाई, x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में होगा, कितना बचेगा 1 अपॉन वाई। अगेन डेल यू बाय डेल वाई, ये कितना आएगा f प्राइम ऑफ x अपॉन वाई, यही होगा। और इनटू कितना होगा बताओ 1 अपॉन वाई का डिफरेंशियल माइनस में 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स कितना आएगा और प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई कितना आएगा। तो दिस इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा एक्स अपॉन वाई और एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई, और ये माइनस के कारण यहाँ माइनस आ जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई। तो एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ एक्स तो बचेगा ना, एक्स तो बचेगा ही, तो यहाँ पे एक्स भी आ जाएगा। तो मीन्स दैट कितना एक्स बाय वाई एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई और एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई, तो आपको कितना मिल गया 0 मिल गया। तो ऐसे हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन है इसी तरीके से हमें सॉल्व करना रहेगा। और ये कुछ एग्जांपल्स हमने किया, इसके आगे चलेंगे और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल है उनके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।